गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए, फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, इनमें से बताइए। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने भी पराजित किया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, जो हुआ था 1191 में। लेकिन क्या 1191 से पहले किसी ने परास्त किया था मोहम्मद गौरी को? बिल्कुल, भीमदत्त ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन भीमदत्त ने जो है अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए? बताइए, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करने वाला कौन था? बताइए, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर, शेरशाह या महमूद गजनबी? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन था? महमूद गजनबी था। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइए। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी। कौन सा था? अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। तो महमूद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है एक, उसका नाम है किताब उल हिंद। इससे तत्काल भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो किताब उल हिंद किसकी है? अल बरूनी की। मैच करने के लिए पूछ लेता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अब अल बरूनी ही था। कौन था? अल बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान और उसकी रुचियां जो हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में थी, जैसे कि खगोल विज्ञान में, भूगोल में, तर्कशास्त्र में, गणित में, धर्म में और धर्मशास्त्र में। इन्हीं सभी रुचियों ने जो है उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था, इन्हीं उसकी रुचियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक महमूद गजनी नहीं था। कौन था फिर? अल्पतगिन। कौन था? अल्पतगिन। तो गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसको लक्ष बख्श, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश नहीं है, बलबन नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है। कौन है फिर? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों का दान करने वाला। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया, मतलब लाखों का दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो वेस्टर्न घाट है वर्तमान में, किसके शासनकाल में आया था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से बचने के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी जो है सिंधु घाटी पहुंचा और संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगवर्नी की सहायता ना करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मंगवर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था?
दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था रजिया सुल्तान के पिताश्री इल्तुतमिश ने। तो बहुत सारे काम इल्तुतमिश ने किए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश की थी दिल्ली। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश ने ही आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी जो है इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी, और 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? बताइए। अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के बाद बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तूती ए हिंद नहीं है इसका आंसर। दीन ए इलाही तो अकबर से रिलेटेड है। जिल्ले इलाही की, जिल्ले इलाही। तो बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत एक खुदाई माना गया, और बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में निम्नलिखित में से किसका हाथ था? किसका हाथ था रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में? अफ़गानों का नहीं था, बताइए किसका था। चलिए अरबों को भी एलिमिनेट कर देते हैं, बताइए किसका था। तुर्कों का या मंगोलों का? रजिया सुल्तान जो पुत्री थी इल्तुतमिश की, उसको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का। तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे सत्ता से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्ताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रारंभ समाप्त कर दिया, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बिल्कुल, बंगाल के विद्रोह का दमन करने वाला बलबन ही था। तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त करने वाला बलबन ही था। नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बलबन ही था। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने नहीं की थी। तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपनी राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया, उसके प्रभाव को ख़त्म कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगानी किसका? इल्तुतमिश का है, याद रखना। देखिए, बलबन के काल के एकमात्र विद्रोह, बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1279 में। वो किसने किया था? बंगाल का सूबेदार था एक, तुगरिल खां ने किया था। अब बलबन ने क्या किया? इसको दबा दिया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया, यानी बलबन ने तुगरिल खां को मृत्युदंड दे दिया। इक्ताधारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किस सुल्तान के काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाने वाला यही था। तो अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, पहले देखते हैं राजत्व लिखा है, राजस्व। चलिए राजस्व ही है। तो अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। ठीक है, उसने उन सभी व्यक्तियों से
भूमि छीन ली जिन व्यक्तियों को मिल्क मिल्क मतलब राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम के तौर पर, इंदराज के तौर पर या पेंशन के तौर पर। ठीक है। वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। ठीक है। ये सारी भूमि जो है उसने जब्त कर ली और फलस्वरूप खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है वो विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन विरोध कर रहे थे उलेमा। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म भी चलाना चाहता था, परंतु उसने अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर नया धर्म चलाने के विचार को त्याग दिया। अलाउल मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? बलबन इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी फिरोज तुगलक। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला था फिरोज तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ठीक है। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया, 30 विद्यालय बनवाए, 20 महल बनवाए, 100 सराय बनवाई और 100 बनवाए थे इसने अस्पताल, 5 मकबरे और अनेक निर्माण कार्य इसने किए। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। कौन था? मलिक गाजी सहना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बताइए कौन आए थे? लोदी, सैयद, तुगलक या खिलजी? सैयद वंश आया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ठीक है। तो इस तरह से एक कालानुक्रम भी पूछ लेता है कि कौन सा वंश पहले आया, इन्हीं को रखता है अधिकतर, सैयद, लोदी, गुलाम, खिलजी। ठीक है। चलिए, तो मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।